अच्छा, वेक्टर एडिशन सीख लिया हमने, राइट? तो वेक्टर एडिशन भी सीख लिया है, साथ ही साथ वेक्टर में जो 1D कह रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कई क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिए, यहीं पे देख लिए। ऐसे सारे क्वेश्चन जो वेक्टर से रिलेटेड हैं उनको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। मैंने बोला वेक्टर पढ़ने को हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ उतना ही पार्ट हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसको डायरेक्ट हम क्या करने वाले, यूज करने वाले। इधर यहां बैठ जाओ बेटा, काजल यहां बैठ जाओ बेटा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, वहां बैठते नहीं बन रहे लोगों से, है ना? तो वो क्या करना है, हमें देखना है। अब वेक्टर का एडिशन वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, देख लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखना है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, राइट? वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। अब समझो, अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसको मैं किसी नंबर से या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन वही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक्सेलरेशन अगर गिवन है, तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। उसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास से अगर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेंजेस एज सच कुछ नहीं आने हैं, मैग्नीट्यूड m टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही रहेगा, फोर्स का, जो किसका रहेगा, एक्सेलरेशन का। तो यहां पे इस तरह से एज सच कोई दिक्कत नहीं जाती। बट अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, राइट, ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर है, और मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इस टाइम पे फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देना इस चीज पे कि इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे हैं। अब यहां पे हमारे पास दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, एक आएगा डॉट और दूसरा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, और देखेंगे उसके साथ क्या क्या एग्जाम्पल हम यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, किसके, फिजिक्स के। तो टॉपिक है हमारा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, राइट? डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी रिजल्टेंट आता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने यहां पे लिखा रिजल्टेंट इज स्केलर। तो जो रिजल्टेंट है हमारा वो कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब लिखने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि अगर मान लो मेरे पास ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, इनके बीच अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा वो आएगा एक स्केलर क्वांटिटी, राइट? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सीधा सीधा आ गया। ये तब जब ए और बी वेक्टर के फॉर्म में दिए हों। देखो बेटा, वेक्टर होना अलग बात है और वेक्टर के फॉर्म में होना क्या है, अलग बात। 10 न्यूटन का फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली, लेकिन 10 आई कैप ये वेक्टर तो है ही, साथ साथ वेक्टर के फॉर्म में भी है, क्योंकि 10 आई कैप सीधा ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज जो आई कैप है, यूनिट वेक्टर है, वो डायरेक्शन बता रहा है। तो वेक्टर होना अलग बात है और वेक्टर के फॉर्म में होना अलग बात है, राइट? तो यहां पे ये वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तब तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सीधा सीधा कर देंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर के फॉर्म में ना हो, बल्कि किसके फॉर्म में हो, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और साथ ही साथ इनके बीच का डायरेक्शन या एंगल दिया हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम इसी को क्या करेंगे, लिखेंगे R इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, राइट? तो A का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई B का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, A और B के बीच का एंगल। तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम दोनों ही तरीका क्या करेंगे, देखेंगे। अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है, और वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है। बट ध्यान रखना है, सिंस ये दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, हम कई बार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, और इसका मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करेंगे इन दोनों के बीच का एंगल निकालने में। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। बट ये थीटा निकालने के लिए, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, 3 इंटू 2 कर दिया हमने 6, बट ये दोनों क्या है, वेक्टर के फॉर्म में। तो हमें आना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में है और उसे हम क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, राइट? तो इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को हमें क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने दोनों वेक्टर को जनरल फॉर्म में ले लिया। हमने ले लिया कि लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर के फॉर्म में। इसी तरह से बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड, ये भी किसके फॉर्म में हो गया, वेक्टर के फॉर्म में। और इसे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है किससे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप को मल्टीप्लाई करना है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप से। ये मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम क्या करें, यहां पे देखें तो हमारे पास टोटल 9 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, राइट, 9 मल्टीप्लीकेशन। याद करो बचपन में हमने सीखा था मैथ्स में, अगर x प्लस 2y को मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस y 2y से, तो इसको हमने सीखा था क्या, पहले x को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, फिर y को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से। टोटल कितने मल्टीप्लीकेशन हो गए, 4। यहां पे भी हमें कुछ वैसा ही क्या करना है, यूज करना है। यहां भी हमें कुछ वैसे यूज करना है, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा, इसी तरह से सेकंड वाले को भी इन तीनों से और थर्ड को भी इन तीनों से। टोटल कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए, 9। लेकिन मैंने सोचा कि वेट, जब मैं ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो कोफिशिएंट्स हैं, जो आई कैप से पहले क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं, वैल्यूज लिखी, ये तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, साथ में आई कैप के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इसके साथ, तो बेटा ए एक्स बी वाई के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, आई कैप जे कैप के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहां पे जो यूनिट वेक्टर हैं वो भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, पहले यूनिट वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को सीख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन तो हमने क्या किए, सीखे हुए हैं, यूनिट वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, कितने आएंगे, पहले क्या करते हैं उसको सीख लेते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, साइड में रख दिया इतने में, राइट, इसको यहीं पे छोड़ दिया और हम यहां पे देखने लग गए क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तब तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो हमने यहां पे वही लिखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आई वेक्टर को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं। तो अब हमने सीखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, राइट, और कॉस के फॉर्म में हम लेंगे। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, राइट, जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। फिर इसका मैग्नीट्यूड 1, और अब आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। बेटा आई कैप और आई का मतलब दोनों ही एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब है दोनों के बीच का एंगल, तो हमने यहां पे लिखा क्या, cos 0 डिग्री। 1 into 1 मल्टीप्लाइड बाई cos 0, cos 0 की वैल्यू, तो ये आंसर कितना आ गया, 1। हमने बोला यार ये बढ़िया है कि जब हम i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आंसर कितना आ जा रहा है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं j को j के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं और k को k के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, तो भी आंसर कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो सिमिलर टाइप के यूनिट वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हो जा रहा है 1। फिर हमने सोचा एक काम और कर रहे हैं, हमें ऐसा भी तो करना पड़ सकता है कि i को j के साथ, मान लो इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो a x b y के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन i कैप साथ में और किसके साथ, j कैप के साथ। तो i और j को भी देख लेते हैं। हमने बोला ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 1, और i और j के बीच में एंगल, क्योंकि i और j x और y को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रखना, राइट, x एक्सिस, y एक्सिस और ये तीसरा क्या, z एक्सिस, इनके बीच का एंगल हमेशा कितना, राइट, 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है ये? तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं लिखूंगा क्या, cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू, मतलब ये हो गया। ये इंटरेस्टिंग है यार, जब हम i को j के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जा रहा है, 0, बिकॉज दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमारे दिमाग में तुरंत ये क्लिक किया कि जब जब हम एक यूनिट वेक्टर को दूसरे किसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर हमेशा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है अगर हम j डॉट k करें या k डॉट i करें या i डॉट k करें, कुछ भी, ये आंसर हमेशा कितना हो जाना है। अब यही चीज डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है। डॉट प्रोडक्ट हमारा क्रॉस के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है, थोड़ा आसान होता है। आसान होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब हम किसी यूनिट वेक्टर को किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाना है। तो मैंने बोला अगर मुझे ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है तो नो डाउट
ए एक्स बी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, पर साथ ही साथ आई कैप जे कैप के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और आई इंटू जे डॉट प्रोडक्ट में 0। तो क्या मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं। मैंने बोला कोई भी आई को जे के साथ, जे को के साथ, के को आई के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत, सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ एंड के को, दैट्स इट। तो जितने आउट ऑफ 9 मल्टीप्लीकेशन, 9 मल्टीप्लीकेशन थे, इसको इनके तीनों के साथ, इसको इन तीनों के साथ और इसको इन तीनों के साथ, उनमें से सिर्फ हमारे पास कितने मल्टीप्लीकेशन बचे? 3। जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या है, आसान है। आसान होने का कारण एक और है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो आंसर आ रहा है सिंपल क्या आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड आ रहा है, कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके हम बोले कि भाई आई को आई के साथ करो, जे को जे के साथ और के को के के साथ, दैट्स इट। तो आंसर आएगा हमारा क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। साथ में इनमें किसी भी टाइप का कोई यूनिट वेक्टर नहीं लगा होगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आ रहा है। जब वैल्यू लेंगे 2 इंटू 3 ऐसे करके, तो वो सब ऐड होंगे और आंसर फाइनल हमारा यहां पे आ जाएगा। क्लियर है ये? तो डॉट प्रोडक्ट हमारा कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है इसी से। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। कभी भी फिजिक्स में तुमको ये नहीं बोलेगा कि इन फलाने फलाने दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो, कभी ऐसा वो नहीं बोलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बेसिकली किसका पार्ट हो गया, मैथ्स का पार्ट हो गया। क्वेश्चन किसके आएंगे, वो फिजिक्स के। तो कभी तुमसे नहीं बोलेगा फाइंड द डॉट प्रोडक्ट या फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, वो तुमसे बोलेगा फाइंड द वर्क डन। अब ये तुमको पता होना चाहिए कि जो वर्क डन है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से ही आता है। तो ये फिजिक्स का पार्ट हो गया, ये सीखना कि किन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है और किन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और वो तुमको याद रखना है। एक्सेप्शनली अगर कभी ऐसा हो गया कि वो पी वेक्टर क्यू वेक्टर दे रहा है, जहां पे पी और क्यू का कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, तो जरूर उसको बताना पड़ेगा कि डॉट लेना है या क्रॉस। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस नहीं रहेगा, वो सीधा फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, वर्क डन पूछेगा, फ्लक्स पूछेगा, इस तरह से। तुमको पता होना चाहिए कि जो हम ले रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट से आना है या क्रॉस प्रोडक्ट से आना है। जैसे वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के किससे आता है, डॉट प्रोडक्ट से आता है। लेकिन अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। ये हमें याद रखना पड़ता है। क्लियर है ये? राइट, इसको नोट करो, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। बहुत ही सिंपल पार्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। राइट, तो प्रॉब्लम इसमें नहीं जाएगी बेटा किसी भी टाइप का, क्योंकि जो डायरेक्ट अगर हम क्या करें डॉट प्रोडक्ट को देखें तो काफी इजी होता है। बस ध्यान ये रखना है कि एग्जांपल्स वगैरह तुमको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो ये कभी नहीं बोलेगा कि इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो। वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो इनमें हमारे पास एक सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है वर्क डन। राइट, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वर्क डन। जो वर्क डन लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से। राइट, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से, है ना, जहां पे एफ क्या है, फोर्स, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो कंपैरेटिवली इजी है, क्वेश्चन लिखना है सीधा सीधा। क्वेश्चन लिखना है, a force F vector is equal to 3i cap plus 2j cap minus k cap Newton. A force F vector is equal to 3i cap plus 2j cap minus k cap Newton displaces an object for s vector is equal to I cap minus j cap minus 5k cap meter. I cap minus j cap minus 5k cap meter. Find the work done. Find the work done. आ जाएगा आंसर आराम से, है ना।
अरे आ गया, ध्यान दो बेटा, एग्जाम में डॉट प्रोडक्ट, डायमेंशन, लॉजिक गेट एंड कैलोरीमेट्री, ये 4 ऐसे टॉपिक है जिनके क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं करना है। ये कम्पिटिटिवली बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर कहीं पे डॉट प्रो का क्वेश्चन आ रहा है, कहीं पे लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ रहा है, कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस भी कम्पिटिटिवली क्या होते हैं, इजी होते हैं, मैं बता दूंगा कैसे, और डायमेंशन निकालने के लिए आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करना है। पहले ही ढूंढ के निकाल लेना है कि कहां पे क्या क्या आ रहा है, उसके बाद तुमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम सीधा सीधा बोलोगे कि भाई आई को आई के साथ, जे को जे और के को, तो 3 into 1, राइट, कितना 3, 2 into -1 -2, -1 into -1 +5, राइट, तो आंसर कितना जाएगा 6 क्या जूल। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश जरूर करता है पर होता नहीं, राइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। कैसे स्टेप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, अभी बोल दिया है कि भाई एक ऑब्जेक्ट था, उसमें इतना फोर्स लगा और इतना क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों दे दिया। अगले क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है कि देखो ऐसा है कि मान लो मैं पहले इस दीवार से 40 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, राइट, तो इस वॉल से मैं कितने पे 40 मीटर के, फिर मुझ पे क्या लगा, फोर्स लगा, फोर्स लगने से अब मैं दीवार से 60 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो इसमें ऐसा कोई किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं हुई। एक बार में वो क्या कर दिया, दे दिया सीधा सीधा कि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे में वो बता रहे कि पहले दीवार से 40 मीटर पे था, फोर्स लगा, अब वो दीवार से कितने पे, 60 मीटर पे। तो यार फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो 40 मीटर और जो 60 मीटर है, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैं थोड़ा सा क्या करूंगा यहां पे समझाऊंगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर वापस जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो भी काम आएगा, और जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो भी काम आएगा, राइट। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एग्जांपल लिखना है, पहले एग्जांपल से ही देख लेंगे, एग्जांपल से देखेंगे। क्वेश्चन लिखना है, अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 5i cap minus 2j cap plus 3k cap Newton. 5i cap minus 2j cap plus 3k cap Newton displaces an object from point A, right, जो कि वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, -i cap minus 2j cap plus 2k cap meter, point A, -i cap minus 2j cap plus 2k cap meter to point B, minus 2i cap plus 2j cap minus 2k cap meter, minus 2i cap plus 2j cap minus 2k cap meter. Then find the work done by this force. Find the work done by this force. ध्यान दो बेटा, सिंपल सा है, वही 60 मीटर माइनस 40 मीटर कर देंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। बट मुझे एक पॉइंट क्या करना है, थोड़ा सा बताना है। लेट्स से ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, मान लो 3 डायमेंशन में इधर पे क्या है, जेड है। पहले ये पॉइंट ए पे था, अब पॉइंट ए ऑरिजिन से जिस डिस्टेंस पे रहेगा दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। फिर उस पे फोर्स लगा और वो पहुंच गया पॉइंट बी पे। अब पॉइंट बी अगेन ऑरिजिन से जिस डिस्टेंस पे रहेगा दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो वो ए से कहां आया है, बी पे आया है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी भी निकालना हुआ तो हम क्या निकालेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जहां पे ध्यान देना है, R1 वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसी तरह से R2 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और S वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमेशा जहां
तक गया है तो फाइनल से क्या करना है, माइनस करना है इनिशियल को। R1 वेक्टर R2 वेक्टर पॉइंट ए और पॉइंट बी का क्या कर रहा है, पोजीशन वेक्टर बता रहा है। तो पोजीशन का मतलब ये होता है कि ऑरिजिन से वो जिस पोजीशन पे है। अब हो सकता है अगर 1 डायमेंशन में होगा तो सिर्फ x या y या z कोऑर्डिनेट दोगे, अगर वो 2 डायमेंशन में तो x y y z या x z दोगे, और अगर 3 डायमेंशन में तो बेटा x y और z तीनों ही बताने पड़ेंगे। इसका यूज हम टॉर्क वगैरह जब करेंगे उस टाइम पे भी निकालेंगे, है ना, उसमें भी आएगा। और जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो भी पोजीशन वेक्टर क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने साथ साथ क्या कर दिया बता दिया। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कुछ हुए नहीं है। अरे कर सकते हो, कर लो जल्दी से। क्या आंसर सबका भाई? -25 माइनस है प्लस, अच्छा माइनस में है पर 20, तो माइनस में आंसर देंगे या नहीं देंगे? मान लो आंसर -25 जूल आ रहा है, मैंने नहीं चेक किया, वो मैं तुम पे भरोसा कर रहा कि तुमने सही निकाला होगा, जोड़ना घटाना आ रहा होगा। बट अगर मान लो आंसर -25 जूल आया है तो आंसर माइनस में देंगे या नहीं देंगे? क्यों भैया? कितने कह रहे हैं सर वर्क डन अगर -25 आया? एक काम करते हैं, पहले तो देख लेते हैं, हम वही आ रहा है पर इस पे भी डिस्कशन जरूरी है, थोड़ा सा देखते हैं। पहले क्या निकालेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। -2 -1 क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। 2 - -2 +4 जे कैप, -2 -2 -4 के कैप मीटर, ये हो गया वर्क डन। आई को आई के साथ, तो 5 × -1 -5, -2 × +4 -8, 3 × -4 कितना? -12, तो -12 -8 -20 और -5, आंसर कितना? -25 जूल। सवाल यह है कि अगर ऑप्शन में 25 जूल रहा और -25 जूल रहा तो आंसर क्या लगाएंगे? कितने कह रहे हैं सर 25 लगाएंगे? इधर पे क्राउड ज्यादा है, मतलब ये क्या ऐसा क्यों लग रहा है? कितने कह रहे हैं सर आंसर -25 लगाएंगे? ये कम है। बाकी क्या कहना चाह रहे हो? एक सेकंड, इतने सारे बैठे हैं, उनमें से मुझे 10-15% दिखे कि सर +25, 8-10% मुझे दिखा। कितने कह रहे हैं सर -25 ही लगाएंगे बेशर्मों की तरह? 8-10%। बाकी क्या कहना चाह रहे हैं भाई? बाकी क्या कहना चाह रहे हैं? आएगा तो मोदी ही। अबे पढ़ाई की बात कर रहे हैं नालायकों। क्या बाकी क्या कहना चाह रहे हैं? सर कुछ भी लगा सकते 25 - 20। सर हमें नहीं पता। कितने? सर नहीं पता। अरे हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? सब पता ही होता तो क्या है? ठीक है, समझो बेटा, जब हम वेक्टर क्वांटिटी की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पे प्लस और माइनस का एक सिग्निफिकेंस होता है कि डायरेक्शन जो है वो भी इंडिकेट करना होता है। पर जब हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो बेटा वो प्लस माइनस सब हो सकता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। यहां पे अगर वर्क डन नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा रहा होगा, जो कि जनरली होता है रेसिस्टिव फोर्स के लिए। मैं बोल रहा हूं जनरली, हमेशा नहीं, डिस्कस करेंगे, जो कि जनरली होता है रेसिस्टिव फोर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, यहां से इस ऑब्जेक्ट को मैं गिरा दूं तो इस पे एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? नीचे या ऊपर या कहीं नहीं लगेगा? ऊपर लगेगा। अगर है तो ऊपर लगेगा। तो एयर रेजिस्टेंस वाला जो फोर्स है वो ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर? नीचे। दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्सेस या वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना होगा? नेगेटिव होगा, जो भी होगा। तो आंसर माइनस में ही क्या करेंगे? देंगे, क्योंकि यहां पे माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है ये वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स हो। अगर नहीं भी हुआ ना तो ये तो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा है। तो बेटा सिंस cos थीटा की वैल्यू 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, वर्क डन भी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। cos थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, वर्क डन पॉजिटिव, राइट? ग्रेटर देन 90 डिग्री, वर्क डन नेगेटिव, और अगर 90 डिग्री तो वर्क डन पॉजिटिव, 0। तो cos थीटा 0 पॉजिटिव नेगेटिव, तो वर्क डन भी 0 पॉजिटिव नेगेटिव। आंसर माइनस में ही देना है। समझो इसको, क्लियर है? ये यहां पे गलती नहीं करनी, नोट कर लो जरा से। जल्दी इसको रब कर दूं, ये वाला पार्ट स्केल लेके यूज कर। अब हाथ में से 4-3 पेन पकड़े हुए हैं,
हथियार की तरह कैसे होगा? अरे जल्दी जल्दी एक ही पेन से बनाओ, क्या कर। बाकी तरह सामान का है, पेन 3 ही 4 दिख रहा है मुझे। 1 2 3 4 5 पेन रखा हुआ है तूने। अच्छा एक ब्लैक खत्म हो गया है, शेड्स तो नहीं रखे सर? एक पिंक और एक रेड है, एक ब्लू और एक टर्कोइज, ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? सही। इन लोग उस दिन के बाद से सब 2 पेन रखे बस ऐसे ही। फर्स्ट डे से ही 2 रख रहे, बस खत्म। अरे 2 से चल जाना, ये गरीब को देखो 1 लेके बैठी हुई है। अच्छा 2 पेन है, मेरे हिसाब से 2 पेन सफिशिएंट है। तीसरा चौथा कलर ठीक है, रख लिए तुम रख लिए, पर यार ये क्या बिल्कुल वोल्वरिन की तरह एक यहां एक यहां एक यहां, 4 पेन इधर 3 पेन इधर, और ऐसे लेके सॉल्व कर रहे हो, राइट? सॉल्व करते करते अचानक से देखा मैंने ऐसे करके स्केल निकाल रही लड़की। क्या ये? राइट? देखो तो बेटा वर्क डन का जो एग्जांपल है वो तो क्या हो गया, सिंपल हो गया। एक आध एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, ऑल ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल जो मैं डॉट प्रोडक्ट का क्या कर रहा ले रहा मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल, मुझे को वेक्टर नहीं पढ़ाना है, मेरे को बिल्कुल क्या करना है, देखना है कि उस वेक्टर को कैसे यूज करूं अपने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, मेन मोटिव ये है। तो दूसरा एग्जांपल मैं क्या कर रहा है, यहां पे ले रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। याद आ रहा है कुछ? नाम सुना है? किससे रिविजन करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? क्या है फॉर्मूला? राइट, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सीधा सीधा लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसी को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। राइट, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, जहां पे फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है, एरिया नहीं, एरिया वेक्टर। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पे एरिया को भी हमने क्या किया है, वेक्टर की तरह ट्रीट किया हुआ है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। अब अगर एरिया वेक्टर है, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। अरे यही होना चाहिए ना, एरिया अगर वेक्टर तो उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। अब एरिया का मैं डायरेक्शन क्या लूं? मान लो मेरे पास यहां पे एक कॉपी पड़ी हुई है, तो कॉपी के पास एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका डायरेक्शन क्या लें? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसे कंसीडर करेंगे बेटा? दिखाना चाहिए, कॉपी दिखाना चाहिए। मान लो मेरे पास ये एक क्या है, एरिया है। राइट, ये एक एरिया है। अब इसको मैं जब एरिया वेक्टर बोल रहा हूं तो मैं इसका डायरेक्शन क्या लूंगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो बेटा परपेंडिकुलर सरफेस तो ये भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर टू सरफेस ये भी हो सकता है। ये भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट, और ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब इनमें से कौन सा लूं मैं? ऊपर वाला डायरेक्शन, नीचे वाला डायरेक्शन, या कुछ भी? क्यों भैया ये प्रेफर क्यों कर रहे तुम? ये इसमें क्या स्पेशल है? अगर मान लो इसको ऐसे रख दूं तो राइट लूं, लेफ्ट लूं, या दोनों ले सकते हैं? तुम चीजों को पढ़ते जरूर हो, पर सही तरीके से नहीं, राइट, कि मतलब हर चीज को थोड़ा क्लियर करके चले। परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर सबको पता है। अब मुझे ये बताओ, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ये एरिया हो गया, ये भी तो एरिया वेक्टर हो गया, ये भी एरिया वेक्टर, किसको लूं मैं? है ना? समझो बेटा, अगर ये सिर्फ ओपन एरिया है नॉर्मल इस तरह से, तो तुम चाहो तो इसको लो, तुम चाहो तो इसे लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक सरफेस है तो तुम इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बट ले जरूर सकते हो, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जनरली हम इसको इसी डायरेक्शन में लेते हैं, ताकि दोनों के बीच का एंगल क्या रहे, 0, और cos 0 की वैल्यू 1। अगर तुमने इसको लिया तो अननेसेसरली आंसर 180 की वजह से क्या आएगा, माइनस आएगा। जनरली वेक्टर का प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट तब ज्यादा बेटर लगता है जब दोनों डायरेक्शन इन्वॉल्व हो। सिर्फ एक डायरेक्शन है तो प्लस और माइनस लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी तरह से अगर ये सरफेस क्लोज होता, मान लो क्यूब होता, तब हम डायरेक्शन लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। राइट, परपेंडिकुलर तो लेते हैं और साथ में बाहर लेते हैं। समझा दे रहा मतलब क्या, समझा दे रहा। राइट, अगर मान लो सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है, डायरेक्शन लिखा है, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन क्या लेंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ध्यान देना, पढ़ डॉट प्रोडक्ट के अंदर रहे, बट बेटा एज इट इज यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, और अगर यहां पढ़ा दिया तो वहां पे भी पूछूंगा।
है ना, वहां पे जनरली पढ़ाता हूं और यहां पढ़ा दिया तो वहां पे मैं तुमसे पूछूंगा, तो इस चीज को क्या करना है, ध्यान देना है। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से मेरे पास क्या है, कोई सरफेस है ऐसे, इस तरह से कोई सरफेस है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, बेटा परपेंडिकुलर टू प्लेन ये भी हो जाएगा या फिर ये भी हो जाएगा, किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। पर मैंने क्या बोला है, जनरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इस एरिया वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इस एरिया वेक्टर को, अगर ऐसा है तो, है ना, बट ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। बट अगर मेरे पास क्या है, कोई क्लोज्ड सरफेस है ना, इसमें मैंने इसको भी कंसिडर कर सकता हूं, इसको भी कंसिडर कर, अगर मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक इस तरह का क्यूब है, मैं बिल्कुल फ्लक्स ही पढ़ाने लग गया डॉट प्रोडक्ट में, इस तरह का क्यूब है, और मैं बोलूं कि लेट्स से इस सरफेस की बात कर रहे हैं, अब इसका एरिया वेक्टर क्या लेंगे, तो हमने अभी तक लिखा परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो एक ये कंसीडर किया जा सकता है, दूसरा ये कंसीडर किया जा सकता है, बट ये अब आउटवर्ड या आउटसाइड और ये इनसाइड है। तो जब भी ऐसा होता है, आउटसाइड और इनसाइड का कॉन्सेप्ट जब आ जाए तो हम इनसाइड वाले को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, आउटसाइड वाले को कंसीडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले साइड को, जबकि यहां पे आउटसाइड और इनसाइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें क्लोज सरफेस में जो डायरेक्शन हम क्या करेंगे, लेंगे, वो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटसाइड या आउटवर्ड या आउट, जो लिखना चाहो उस तरह से, क्लियर है। एनीवे, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया ई वेक्टर, दूसरा आ गया क्या, एरिया वेक्टर। मतलब यहां भी डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकते हैं। हो सकता है मैं तुम्हें क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड, एरिया मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दे दूं तो तुम ई ए कॉस थीटा से निकालोगी, या हो सकता है मैं तुम्हें ई वेक्टर और ए वेक्टर दे दूं, वेक्टर के फॉर्म में दे दूं, और तुम क्या करोगे, उससे डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले इतना नोट करो, यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल देख रहा हूं, राइट, यहीं पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन is given by E vector is equal to, right, E vector is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap Newton per coulomb. 2i cap plus 3j cap minus k cap Newton per coulomb. Then find the electric flux. Then find the electric flux through a square of side 5 centimeter placed in XZ plane. Placed in XZ plane. एक बार ट्राई करो, मैं समझा रहा फिर अभी। तो बेटा छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि पूरे कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट अपने से कन्वर्ट कर लेना है, किसमें, एमकेएस में या एसआई में। अगर वो सारी ही यूनिट को सीजीएस में दिया है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन रेशियो का है, एक्सेप्ट टेम्परेचर, अगर क्वेश्चन रेशियो का है तो तुमको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटीमीटर दिया, कैंसिल हो जाना है। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो भी वह कैंसिल होना है। तो एक्सेप्ट टेम्परेचर, तुम अगर रेशियो का क्वेश्चन है तो तुमको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर में फिर भी पड़ेगा, राइट, टेम्परेचर में रेशियो का क्वेश्चन है फिर भी तुमको उसको केल्विन में लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन रेशियो का क्वेश्चन अगर नहीं है, फिर वो जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, कुछ भी करना हो, बेटा ध्यान रखना है हमेशा कन्वर्ट करना है किसमें, एसआई यूनिट में बाय डिफॉल्ट। हाँ, सारे ही सीजीएस में दिए हैं, ऑप्शन सीजीएस में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बोला हुआ है तो कन्वर्ट कर ही लेना है, किसमें, एसआई यूनिट में। अब ये न्यूटन पर कूलम्ब, ये एसआई यूनिट है, पर सेंटीमीटर दिया है क्या, सीजीएस यूनिट। कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। बाय डिफॉल्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो तुम, है ना। तो क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻² मीटर, अरे यही होगा।
अब मुझे एरिया लिखना है, तो एरिया स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्या, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर कितना आएगा, 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है तो एरिया को मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, और एरिया को वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा उस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन में ये हो, डायरेक्शन जिसका हो। अब वो सरफेस किस में प्रेजेंट है, एक्स जेड में, और डायरेक्शन क्या लेते हैं, उनके परपेंडिकुलर। तो एक्स जेड के परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई। ये लास्ट क्लास में शायद डिस्कस भी किया था, राइट। ध्यान दो बेटा, अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई के प्लेन के परपेंडिकुलर जेड। ये एक्स और ये जेड, तो ये जो जमीन हो गया ये एक्स जेड प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर वाई, और वो वाई और वाई जेड, तो वो वाला वॉल वाई जेड प्लेन हो गया, उसके परपेंडिकुलर एक्स। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड, वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स, और एक्स जेड के परपेंडिकुलर वाई। तो ये जो सरफेस लिया है किसमें लिया है, एक्स जेड प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर वाई। और वैसे भी एरिया का परपेंडिकुलर ही तो डायरेक्शन होता है ना, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या लेते हैं हम, एरिया वेक्टर। क्लियर है। तो एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर वाई, वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप। तो जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁴ जे कैप मीटर स्क्वायर। आया समझ में। फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। आई को आई के साथ, जे को जे और के को आई, और के तो है ही नहीं, सिर्फ जे है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना, 75 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई कैप लगाऊं, जे कैप लगाऊं, के कैप लगाऊं, कुछ नहीं, क्योंकि क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सिंपल से। जल्दी से कोई क्वेश्चन और करा। So, done? Yes, so, एक क्वेश्चन और करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन is given by E vector is equal to टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप न्यूटन पर कूलम। Then find the flux through a circle of radius 1 centimeter placed in YZ plane, कितना बेटा, 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। सिंपल सा। क्या बोला है, एक सर्कल, तो सर्कल का एरिया निकालेंगे किससे, पाई आर स्क्वायर से। लिखा पाई 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻⁴ स्क्वायर, तो हो गया पाई इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, हमें बनाना है इसको एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर से, वो यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में। ये प्लेन किस में रखा है, वाई जेड में। अगर ये प्लेन वाई जेड में रखा है तो वाई जेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आई कैप, तो हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻⁴ आई कैप मीटर स्क्वायर। अरे ऐसा समझ में, राइट, आई कैप मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, एरिया वेक्टर। अब मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फ्लक्स हो जाता है हमारा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आई को आई के साथ, जे को जे और के को के साथ। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधा 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलॉम। एक क्वेश्चन और लिखो, लिख लेना, नोट कर लेना इसको। एक क्वेश्चन और लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by electric field in a region is given by E vector is equal to EXI cap EYJ cap plus EZK cap plus EZK cap. Then find the flux through a surface for which coordinates are 0, 0, 0, A, A, 0 and A, A, राइट। ये चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, राइट। इनको ड्रॉ करके जब चार पॉइंट्स मिल जाएंगे तो तुमको चारों पॉइंट्स को मिलाने से क्या मिलेगा, एक सरफेस। उस सरफेस का एरिया निकालना है और उसके बाद क्या करना है, उस सरफेस एरिया से फ्लक्स निकालना है। चलो करो ट्राई। अगर हम क्या करें, इसको देखिए, सिंपल सा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो वेक्टर के फॉर्म में दिया है और ये चार क्या दिए, पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हमें पता है जब भी इस तरह से दिया जाता है ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, जेड नहीं दिया मतलब 3 डायमेंशन में होगा नहीं, 2 डायमेंशन में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई बना लिया, ये ले लिया एक्स, ये ले लिया वाई। पहला है 0, 0, राइट। तो यहां पे हमारा होगा क्या, 0, 0। अगला है 0, A, मतलब एक्स में कहीं नहीं जाना और वाई में ए तक जाना है। मान लिया कि ये लेंथ इसका क्या है, ए है ना। अपने हिसाब से हमने मान लिया कि ये वाली लेंथ कितनी है, ए। तो क्या हो जाएगा 0, A, फिर A, 0, राइट। तो यहां पे हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस में कहां तक गए, ए, और वाई में कहीं नहीं जाना, A, 0। फिर चौथा कोऑर्डिनेट्स A, A, राइट। तो यहां पे आएगा A, A। इन चारों को मिलाने से, राइट, इस तरह से जो सरफेस मिलेगा इसी से हमें फ्लक्स निकालना है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, एरिया कितना हो जाएगा, A²। और अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना हुआ तो यूनिट वेक्टर लगाएंगे एक्स और वाई के परपेंडिकुलर, क्या, राइट। तो क्या लिखाएंगे, K कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां पे दिया हुआ है, एरिया वेक्टर यहां दिया हुआ है, K को K के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर देंगे कितना, EZA²। रब कर दो ये भी। चलो देखो बेटा, अभी जो हमने क्या किया था, एग्जांपल लिया था, इसमें जो प्लेन था वो किस में था, 2 डायमेंशंस में, है ना। इसमें हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो सिर्फ एक्स वाई था, या सिर्फ एक्स जेड होता, या सिर्फ वाई जेड होता तो 2 डायमेंशन कहलाता। अगला क्वेश्चन जो हम क्या कर रहे ले रहे हैं, इसमें जो प्लेन है वो किस में रहेगा, 3 डायमेंशन में, उसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। क्वेश्चन कराने के 3 पर्पस हैं। पहला, डॉट प्रोडक्ट भी हमको क्या करना है, देखना है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी में आएगा ही आएगा क्योंकि उसी का टॉपिक हमने उठाया हुआ है। और तीसरा जो मेन मोटिव है मेरा इसको करवाने का, कि सेंटर ऑफ मास में कई बार इस तरह से होगा कि कोऑर्डिनेट्स तुमको ड्रॉ करने होंगे, है ना। ये R1, R2, R3 या X, Y, Z, X1, X2, X3 इस तरह से। तो मेरा मोटिव वो भी है कि अगर कहीं पे 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स दी हूं तो उसको कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं उससे। तो क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन लिखते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन is given by E vector is equal to E naught I cap,
E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट I कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, राइट, x एक्सिस में. देन फाइंड द फ्लक्स through a surface, find the flux through a surface for which coordinates are 0, 0, 0, 0, A, 0, A, 0, A, and A, A, right? 0, 0, 0, 0, A, 0, A, 0, A, and A, A, A. अब इसका आंसर, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमने दो गलतियां कर दी, एक नहीं दो गलतियां की, तो लक से वो क्वेश्चन आंसर सही आ जाता है, राइट? ये पहले बता दे रहा. तो लक से कभी कभी आंसर सही आ जाते हैं, इस तरह से 2-3 गलत मेथड यूज करते हैं, आंसर सही आ जाता है. बट मेन क्या है, अप्रोच सीखना है ना. मेन है तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि आध बार लक चल जाएगा, हमेशा काम नहीं करेगा, है ना. तो इस क्वेश्चन में जब दो गलतियां तुम कर देते हो, राइट, दो गलतियां करते हो, तो लक से क्या आता है, सही आंसर आ जाता है ना. चलो करो. ये है ना, क्यूब है तो क्या ए क्यूब कर दोगे, एक जगह पे वॉल्यूम रख दोगे, कैसे? हाँ, क्यूब है तो ई नॉट ए स्क्वायर. नहीं, 3 नहीं, फिर ई नॉट ए स्क्वायर बाय रूट नहीं बेटा. चलो, मुझे कोई वो नहीं दिख रहा जिन्होंने दोनों गलती करके सही आंसर लिया है. कोई ऐसा जिसका आंसर ई नॉट ए स्क्वायर आ रहा है? हाँ, ई नॉट ए स्क्वायर आ रहा है, बस वही देखना. 2 नहीं. हाँ ठीक है, चलो देखो बेटा, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मेन जो मेरा मोटिव है वो ये कि अगर कहीं पे 3 डायमेंशनल वाले कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और सारे कोऑर्डिनेट्स में x, y, z बराबर है, तो उनको कैसे ड्रॉ करना है, राइट? जो क्वेश्चन है वो जेई का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया हुआ है ना. अब यहां पे जो मुझे क्या करना है वो बताना है, वो ये, अगर तुमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया होगा, इधर लिया होगा x, इधर लिया होगा y, और किसी ने इधर लिया होगा z, तो जो ए है वो यहां हवा में आ रहा होगा, राइट? आ रहा है, राइट? इधर ड्रॉ करके एक हवा में, और बड़ा अजीबोगरीब सा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, जिसको समझना या कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा. तो मेन मोटिव मैंने वही बोला कि यही है, मुझे क्या करना है ये बताना है कि अगर कभी इस तरह का आ गया जिसमें x, y, z तीनों की वैल्यूज बराबर है और 3 डायमेंशन में, तो ड्रॉ कैसे करना है, पहले समझना है, उसके बाद नोट करना. समझाते समय कोई नोट करते हुए देखा, घुसा मारूंगा मैं तुमको. पहले समझना ध्यान से. जब भी 3 डायमेंशन की बात करें बेटा, ध्यान रखना है, 3 डायमेंशन को जब 2 डायमेंशन बनाते तो मुश्किल जाता है. सबसे बेस्ट तरीका होता है एक क्यूब बनाना. क्यूब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब उसको 2D में क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो काफी अच्छे से हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, काफी अच्छे से समझ सकते हैं, दिखता है वो हमें. तो उसको समझने के लिए हमने यहां पे क्या कर लिया, एक क्यूब बना लिया, राइट? तो हमने एक यहां पे क्या किया, बड़ा सा क्यूब बनाया. कितनों को खांसी हो रही है भाई, कोरोना वाले तो नहीं हो तुम, हैं? टीबी तो नहीं हो गया क्या? तो 6 हफ्तों से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, देखा ही नहीं देखा तुमने? 6 हफ्तों से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, खांसे जा रहे. और अब तो और खतरनाक, टीबी, सोच रहा हो टीबी हो जाए सर, ठीक है, कोरोना नहीं निकले बस, राइट? कोविड ना हो, है ना. ध्यान से, आराम से. सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें एक क्यूब बना लेना. ये स्क्वायर बोल रही इधर से, राइट? एक क्यूब बना लेना. अब इस क्यूब में एक पर्टिकुलर एक्सिस को हमने मान लिया क्या, x, एक को मान लिया, और इसको मान लिया हमने z. तो एक x, y, z, ये हमारा हो जाएगा ऑरिजिन. क्यूब का हर जो साइड है वो कितना है, a के बराबर है. अब हमें क्या करना है, इन्हीं चारों पॉइंट्स को ड्रॉ करने. तो सबसे पहले हमारे पास 0, 0, 0, मतलब ये ऑरिजिन पे आएगा. ये आ गया 0, 0, 0. अगला है 0, a, 0, मतलब x एक्सिस की वैल्यू 0, z एक्सिस की वैल्यू 0, सिर्फ y में हमको a तक जाना है, मतलब x में कहीं नहीं जाना. तो हम यहां से शुरू करेंगे हमेशा अपनी जर्नी, x में कहीं नहीं जाना, y में जाना है कहां तक, a तक, फिर z में कहीं नहीं जाना. मतलब यही वाला पॉइंट इंडिकेट करेगा 0, a, 0,
फिर a कॉमा 0 कॉमा a, पहले यहां से जर्नी शुरू करेंगे, x में जाएंगे कहां तक, a तक चले गए, y में कहीं नहीं जाना है, राइट, तो ऊपर नहीं जाना, फिर z में जाना है, तो z बाहर वाला डायरेक्शन, राइट, ये जो डायरेक्शन आ रहा है वो z है, तो यहां से शुरू किए a, फिर y में नहीं जाना है तो 0, फिर z में जाना है, तो ये a कॉमा 0 कॉमा a, बाहर वाले जो भी साइड है, राइट, इस साइड वाले जो भी साइड है वो z, इधर वाले जो भी साइड है वो x, और ऊपर वाले जो भी साइड है वो y। फिर तीसरा दिया है a कॉमा a कॉमा a, पहले x में गए a तक, फिर y में गए a तक, फिर z में आए a तक, राइट, तो ये वाला पॉइंट हो गया क्या, a कॉमा a कॉमा a, ये 4 पॉइंट्स है। इन चारों पॉइंट्स को मिला के हमको क्या करना है, एक सरफेस बनाना है, तो इन चारों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, इस तरह से मिला दिया, राइट, ऐसे मिला दिया, ये हमारा सरफेस है। जिनको ये अभी भी विजुलाइज नहीं हो पा रहा है कि सर ये सरफेस कौन सा है, इसको थोड़ा सा क्या कर दो, शेड कर दो, दिख रहा है ये सरफेस कौन सा है, राइट। अगर इस कमरे को तुम क्या करो, क्यूब की तरह कंसीडर करो, तो ये बेसिकली क्या आया है कि वहां से मान लो हमारे पास एक बड़ी सी साड़ी होती है, हम उधर से लेके उस डायगोनल तक इसको बांध देते, तो वो जो होता वो पूरा का पूरा क्या होता है, एक वो सरफेस जिससे हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अब अगर हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, तो इसका एरिया पता होना चाहिए, तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये साइड कितना है, a है, ये वाला साइड कितना है, √2a, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, तो इसका जो एरिया आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, √2a स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मतलब मैंने बोल दिया कि भाई ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैंने सीधा ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के बीच का एंगल कितना, 45, तो इसके साथ परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाएगा, 45 बनाएगा। समझो बेटा, ये सारी चीजें मैं वहीं का बता रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल थीटा हो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा सरफेस ऐसे रखा हुआ है, एंगल कितना है, थीटा, तो क्या एंगल हम इसके सरफेस के साथ लेते हैं, अरे एंगल क्या सरफेस के साथ लेते हैं, नहीं, किसके साथ लेते हैं, एरिया वेक्टर के साथ, राइट, तो इसके परपेंडिकुलर लेंगे, तो इसके साथ एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर साथ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। शक्लें बन गई तुम्हारी तुरंत। सर हर चीज को ना लिख लिख के बताया करो, ऐसे हम समझ ही नहीं पाते। देखो मैं ये बोलना चाह रहा बेटा, जब फॉर्मूला पढ़ा है फाई इज इक्वल टू ई ए साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन व्हाट, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अगर कल को कभी ऐसा हुआ, कल को कभी ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें मैंने एक प्लेन को ऐसे रख दिया है, राइट, ये हमारा क्या है, प्लेन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल कितना बता दिया मैंने, थीटा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल मैंने बता दिया कितना, थीटा है। तो ये नहीं लेना है, एंगल हमेशा क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर की। तो ये प्लेन है तो प्लेन का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन में एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। आया समझ में। तो भले वो बोल देगा कि एक सरफेस को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के एंगल पे रखा हूं, पर सरफेस का एंगल नहीं लेते, सरफेस के परपेंडिकुलर का एंगल लेते, तो परपेंडिकुलर उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां पे ये एंगल कितना है, 45, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर के साथ एंगल कितना बनाएगा, वो 45 ही बनाएगा। अरे थीटा अगर 45 है तो 90 माइनस थीटा भी 45 ही होगा। क्लियर है। तो हमें सारी चीजें मिल गई, हमें मिल गया थीटा कितना, 45, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया कितना, E0। तो यहां पे क्यों फालतू हम इसको वेक्टर के कन्वर्ट करें, समझो, ये खुद 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में वेक्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबका मैग्नीट्यूड निकाल लो, और अगर मैग्नीट्यूड निकल गया है तो फ्लक्स लिखेंगे E0, फिर एरिया की जगह पे √2a स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई cos 45 विच इज 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल और आंसर रहेगा E0a स्क्वायर। यहां पे जो तुम्हारा डाउट हो सकता है ये कि सर इससे पहले में एरिया को कन्वर्ट कर ले रहे थे किसमें, वेक्टर में, और डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, इसमें आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो समझो बेटा, इससे पहले जो सरफेस था वो 2 डायमेंशन में था, जिसकी वजह से
उसका एरिया वेक्टर थर्ड जो डायमेंशन आ रहा था वो कंपैरेटिवली इजी था। भाई एक्स वाई प्लेन में रखा है तो जेड में डायरेक्शन हो गया, एक्स जेड में रखा है तो वाई में डायरेक्शन हो गया। लेकिन फिलहाल ये 3 डायमेंशन में, तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा 1 डायमेंशन में दिया है, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल तो तुरंत निकाल ही सकते हैं, कितना, 45 डिग्री। और वहां से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 3 मोटिव थे, एक तो फ्लक्स का क्वेश्चन है, करना ही करना है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ लिया। और तीसरा जो मेन समझाना था मुझे कि अगर इस टाइप से चीजें दी होंगी 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स में तो इनको ड्रॉ कैसे करना है। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा तो वापस से फ्लक्स में ये क्वेश्चन कराऊंगा, उस टाइम पे तुमको ये चीज भूलनी नहीं है। समझ में आया ये? क्लियर है? गुड। बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन कल वाली क्लास में, है ना। चलो, थैंक यू।